भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। मैं आज आपको ऐसे चैप्टर कवर कराने वाला हूं जिनसे यूपी पुलिस बार बार क्वेश्चन पूछती है। जैसे टॉपिक के नेम आप खुद सुनोगे आपको लगेगा हाँ इनसे क्वेश्चन पूछती है। जनहित याचिका, महिला सशक्तिकरण, मानवाधिकार, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आने वाले 10 से 15 मिनट बस मैक्सिमम मैं लूंगा और आपके सामने सारे जरूरी क्वेश्चन मैं आपके सामने रख दूंगा। तो जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, क्योंकि यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। और इससे पहले भी मैंने 5 टॉपिक की वीडियो डाली है और आज भी कई टॉपिक आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका सबसे पहले किस देश में ली गई है? तो जनहित याचिका को लेकर बात करें, ये ली गई है हमारे पास कहां से? अमेरिका से ली गई है ना? कहां से? अमेरिका से ली गई है। भारत में जनहित याचिका की शुरुआत किस न्यायाधीश के जुड़ी हुई मानी जाती है? तो न्यायाधीश थे हमारे पास न्यायमूर्ति पीएन भगवती से मानी जाती है, पीएन भगवती। अगला, जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता के हितों की रक्षा करना इसका जनहित याचिका का मुख्य उद्देश्य है। जनहित याचिका जो होती है हमारे पास आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में हो सकती है। और एक तरीके से मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, उनकी तरह होती है जनहित याचिका, उनके संरक्षण के लिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता के हितों का रक्षा करना। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका किसके अंतर्गत दायर की जा सकती है? तो ये सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के अंतर्गत दायर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट ये रहा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने का अधिकार देता है? तो सुप्रीम कोर्ट में देता है आर्टिकल 32। इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के द्वारा इसी को संविधान की आत्मा भी बोला गया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अच्छा मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रही है तो एक बहुत बड़ा मैटर आता है, क्या है आखिरकार 80% और 20%? 80% वो पार्ट होता है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। जो स्टूडेंट इस 80% पार्ट पर फोकस करते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं, और जो 20% पार्ट के पीछे भागते हैं उनके सिलेक्शन नहीं होता। ये 20% पार्ट वही होता है घिसा पिटा पार्ट। नदी पर्वत पठार बच्चे उन्हीं के पीछे भागे जा रहे हैं, सिलेक्शन हो नहीं पा रहा। क्यों? बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं 20% के पीछे। 80% पार्ट थोड़ा टफ होता है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्या कमी होती है जो सिलेक्शन नहीं होता? क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, इसकी गाइडेंस कोई नहीं देता है। और जब कोई नहीं देता तो हम इसका सिलेक्शन क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? हमें 80% पार्ट में क्या क्या करना होता है? यूपीजी के आप 2 दिन में यूपीजी के खत्म कर दोगे, करंट अफेयर आप 1 दिन में करंट अफेयर कर दोगे, लूसेंट 75 घंटे को आप 2 दिन मैक्सिमम में कर दोगे, स्पेशल टॉपिक को 2 दिन में कर दोगे, और टॉप 40 टॉपिक को 3 दिन में कर दोगे। तो 3, 2, 5 और 2, 7 और 2, 9 और 1, 10। और आप स्पेशल जो 20% है ना, 20% 100 पेज में बात खत्म कर दी ना, मतलब इसे तो ऐसे कर जाओ, बस जो होगा देखा जाएगा। तो ये आप लगभग 2 दिन में कवर कर दोगे, 2 से 3 दिन में। तो आप देखोगे हम 13 दिन में कंप्लीट, 13 डेज में कंप्लीट हम जीके जीएस का रिवीजन कर चुके हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसका रिवीजन आप जरूर कर लेना। कहीं से भी पढ़ना कोई मैटर नहीं करता, इस चैनल से, किसी और चैनल से, किसी की पीडीएफ से, किसी की वीडियो से, किसी की बुक से, अपनी बुक से, लेकिन इस पार्ट को जरूर करके जाना। मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे भाई मैं तुम्हें रिस्क दिलवा रहा हूं कि हाँ जी रिस्क हो गया कि आप नहीं पढ़ के गए, ऐसा हो जाएगा वैसा, पढ़ के जाओगे फिर भी यही है। लेकिन मैंने पैटर्न बदल दिया पढ़ाने का। पैटर्न मतलब कैसे? 80% पार्ट में वो चीजें रख दी जो आपको मोटिवेट करें और मैक्सिमम पार्ट कवर करें, और 20% अगर नहीं भी करके गए तब भी चलेगा। तो ये ऐसा पार्ट है हमारे पास जहां से आपको रिवीजन करके जाना चाहिए। हाई कोर्ट में जनहित याचिका किस अनुच्छेद से दायर की जाती है? तो हाई कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226 हाई कोर्ट से रिलेट करता है, हाई कोर्ट से रिलेट करता है। यहां से ले लेना, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जनहित याचिका दायर कर सकता है कौन? तो कोई भी भारत का जागरूक नागरिक जो हो वो जनहित याचिका दायर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका का संबंध मुख्यतः किससे है? तो जनहित याचिका जनता के अधिकार से संबंधित है, आप याद रखिए, जनता के अधिकार से। राइट टू लाइफ किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ को लेकर मैं बात करूं, किसमें दिया गया? आर्टिकल 21 में दिया गया राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जनहित याचिका किस अधिकार से जुड़ी है? तो जुड़ी है हमारे पास जीवन के अधिकार से, क्योंकि पर्यावरण मतलब हमारा जीवन। अगला, भारत में पुलिस व्यवस्था किसके अधीन आती है? तो पुलिस व्यवस्था जो है वो राज्य सूची का विषय है, पुलिस व्यवस्था।
इसका राज्य सूची का विषय पुलिस व्यवस्था। भारतीय पुलिस अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय पुलिस अधिनियम पारित हुआ था 1861 में। कब? 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम जारी हुआ था। 80% और 20% मैं बार बार क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर जिसने इसे कर लिया, और चुनिंदा बच्चे ही करेंगे, हर किसी में नहीं दम होता करने के चीजों का। अगर आप ले भी लोगे ना पीडीएफ, तब भी आप में वो गट्स होने चाहिए कि हम इसे कवर कर पाए। लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे कवर करना बहुत बड़ी बात है ना। पहली बात तो 50% से ज्यादा ले ही नहीं पाएंगे, और लगभग 30% लेने के बाद कर नहीं पाएंगे। बचे 20%। 20% बहुत अच्छे से कर पाएंगे, जिसमें से 10% अच्छे से, 10% बहुत लो कर पाएंगे। इन 10% का ही सिलेक्शन एग्जाम में होना है बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय है, लखनऊ में। पुलिस का मुख्य कार्य क्या है? सीधी सी बात है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किसी जिले में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या पर सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी और एसएसपी। नेक्स्ट, एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर किस धारा के अंतर्गत आती है आपको बताना है। एफआईआर, तो एफआईआर को लेकर मैं बात करूं किस धारा के अंतर्गत आती है? सीआरपीसी की धारा 154 के अंतर्गत आती है। अब तो बीएनएस और बीएनएसएस आ गए हैं, तो आप याद रखिएगा, ये जब पूछा गया क्वेश्चन था लास्ट टाइम। पुलिस हिरासत के अधिकतम अवधि बिना मजिस्ट्रेट अनुमति के कितनी होती है ना? मतलब पुलिस हिरासत बिना मजिस्ट्रेट के कितने समय तक रख सकता है? 24 घंटे तक, बस 24 घंटे तक रख सकता है। बीट प्रणाली क्या है? तो आप याद रखेंगे, पुलिस गश्त को कहा जाता है बीट प्रणाली, पुलिस गश्त। अगला क्वेश्चन, यातायात नियंत्रण का कार्य मुख्यतः कौन करता है? तो सीधी सी बात है, ट्रैफिक पुलिस करती है, ट्रैफिक पुलिस इसका काम करती है। अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा हेतु यूपी पुलिस द्वारा चलाया गया हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो ये हमारे पास 1090 1090 है। कौन सा? 1090 है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, डायल 112 सेवा का संबंध किससे? पहले 100 हुआ करता था, अब 112 है, आपातकालीन सहायता के लिए जब हम पुलिस पर फोन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सीआईडी का पूरा नाम क्या है? तो सीआईडी क्या है हमारे पास? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, या फिर क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, या फिर क्राइम इंक्वायरी डिवीजन, या फिर क्राइम इंक्वायरी डिवीजन क्या है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी। अगला, एसटीएफ क्या है? एसटीएफ का गठन किया गया था जब आतंकी हमले हो रहे थे, तब गंभीर अपराधों पर कार्यवाही करता है एसटीएफ। एक मूवी भी है इंस्पेक्टर अविनाश, उसमें भी दिखाया गया है। पीएसी का पूरा फुल फॉर्म क्या है? पीएसी, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे होमवर्क में करेंगे। पीएसी की फुल फॉर्म क्या है? मैं आपको दो ऑप्शन काट सकता हूं कि दो ऑप्शन में इनमें से एक नहीं हो सकता है ना। चलिएगा, आप आंसर इसका करिएगा। पुलिस रिमांड कौन प्रदान करता है? तो पुलिस रिमांड किसके द्वारा प्रदान की जाती है? जिलाधिकारी, थाना प्रभारी, मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाती है पुलिस रिमांड। किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा। साइबर अपराधों की जांच कौन करता है? तो साइबर अपराधों की जांच जो है वो साइबर सेल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? साइबर सेल के द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे निम्न पद कौन सा होता है? तो सबसे निम्न पद होता है कांस्टेबल, जिसका आपका एग्जाम है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे निम्न पद है। सबसे मतलब निम्न का मतलब है सबसे नीचे वाले पद पर आता है। पुलिस का जनता के साथ सबसे अच्छा संबंध की अवधारणा क्या है? तो यह सामुदायिक पुलिसिंग, ये सबसे अच्छी अवधारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1948 में आया था, 10 दिसंबर 1948 को। भारत में 1993 को लागू हुआ था। कब आया था हमारे पास? सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी मानवाधिकारों की? 1948 में हुई थी। कब? 1948 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 में हुई थी। नेक्स्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में 1993 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाता है। मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या? मानव अधिकारों की रक्षा करना, इसका मेन उद्देश्य है। अगला, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 21 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार का उदाहरण है? तो आप याद रखेंगे
शिक्षा का अधिकार भी है, जीवन का अधिकार भी है, समानता का अधिकार, ये सभी मानव अधिकार के उदाहरण है। ये सभी क्या है? ये सभी मानव अधिकार के उदाहरण है। मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय जो है यहाँ पे कहां पर देखने को मिलता है? नई दिल्ली में है। कहां पर? नई दिल्ली में है मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों की रक्षा किसके द्वारा, किसकी जिम्मेदारी है? तो ये हमारे पास केवल राज्य सरकार, केवल न्यायालय, केवल पुलिस, समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। मानव अधिकारों का हनन ना हो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 2014 में स्टार्ट हुई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। सॉरी, 2015 में स्टार्ट हुई थी, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला, मिशन शक्ति अभियान किस राज्य का है? तो मिशन शक्ति हमारे पास महिलाओं से संबंधित है, उत्तर प्रदेश सरकार का। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1090 किस नाम से फेमस है? तो इसे कहा जाता है वुमेन पावर लाइन। वुमेन पावर लाइन भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महिलाओं की समानता का अधिकार देता है? तो समानता का अधिकार हमें किसमें देखने को मिलता है आपको बताना है। तो किसमें समानता का अधिकार? आर्टिकल 14 में है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं का समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 39D में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो संरक्षण अधिनियम हमारे पास लागू होता है 2005 में। कब? 2005 में लागू होता है। अगला, निर्भया फंड किससे संबंधित है? तो निर्भया फंड संबंधित है हमारे पास महिला सुरक्षा से। महिला सुरक्षा से संबंधित निर्भया फंड। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आप सभी को पता है, प्रतिभा पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, सुषमा स्वराज नहीं, इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, और पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी थी। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हमारे पास प्रतिभा पाटिल थी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? मिशन शक्ति, अभी आपको मैंने बताया था मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारे पास 181। कौन सा? 181 है। नेक्स्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ हमारे पास 1929 में। कब लागू हुआ? 1929 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, महिला आयोग का उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? वो थी किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी है पहली महिला आईपीएस भारत की। नेक्स्ट, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध है बालिका बचत योजना से। बालिका बचत योजना से है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम जो है ये कब लागू होता है हमारे पास? तो ये लागू होता है, आप याद रखेंगे, 2013 में। कब? 2013 में लागू होता है। वन स्टॉप सेंटर योजना का संबंध किससे है? हिंसा पीड़ित महिलाओं को सहायता देने से वन स्टॉप योजना का संबंध। अगला, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। कितना? 33% आरक्षण है। मैं ये कह रहा हूं आज ही 80% और 20% वाली पार्ट पीडीएफ को लेके अपना रिवीजन कर देना। मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 90% ये गारंटी लेता हूं जीके जीएस में इतना कॉन्फिडेंस होगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि आप जो है ना बेस्ट करके आओगे जीएस वाले पास में, और सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। आप देखोगे, आप जिस वे में मैंने डिजाइन किया है और जिस वे में मैंने इसे बांधा है, आप देखोगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। एक होता है ना किस तरीके से बांधी गई है चीजें, तो वो इसी तरीके से बांधी गई कि ताकि आपका सारा का सारा रिवीजन हो जाए। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ये मैंने आपको आज 4 से 5 टॉपिक कवर करा दिए जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, ये मुझे बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आगे की चीजों को लेकर बात करेंगे। आज आपका यूपीजी के वन शॉट भी आने वाला है रिवीजन के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी।